हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो चलिए अब स्टार्ट कर दीजिए आप लोग पढ़ाई करना। तो सब कुछ हेल्पफुल है इस वीडियो में, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू एनी पर्सन। भारतीय संविधान के दिए गए अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार देता है। तो देखो, आर्टिकल 72 में ये बात है कि यदि प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि किसी व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा सज़ा मिल गई है या फिर कोई और केस हो, तो प्रेसिडेंट के हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर आ जाती है, कैपेसिटी आ जाती है कि वो उस व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। तो प्रेसिडेंट के पास 5 तरह की क्षमा शक्तियाँ हैं, तो मैं 5 को बता देती हूँ ताकि एग्जाम में ऐसे कुछ घूम फिर कर आए तो सब कुछ आप सॉल्व कर पाएँ। पार्डन में जो होता है, प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को बिल्कुल ही माफ़ कर देता है, भले उसको मृत्यु की सज़ा मिली है या फिर जैसे 10 साल की मिलती है, 20 साल की मिलती है, कंप्लीट उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया जाएगा। कम्यूटेशन में सज़ा का जो फॉर्म है उसको लाइटर बना देंगे, यानी कि उसका करैक्टर चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को डेथ सेंटेंस मिला था किसी सज़ा के लिए, तो डेथ की जगह उसको 20 साल जेल में बिताने हैं, इस तरीके से कर दिया जाएगा। रेमिशन में क्या होता है, जो सज़ा का टाइम पीरियड है उसको रिड्यूस कर देंगे। जैसे करैक्टर चेंज नहीं होता, टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाता है। जैसे 10 की मिली थी तो 5 साल की सज़ा कर दी जाएगी। रिस्पाइट में क्या होता है, किसी व्यक्ति को फिजिकल डिसेबिलिटी है या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो स्पेशल केसेस में जो सज़ा है वो कम कर दी जाती है। रिप्राइव में क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए डिले कर दिया जाता है, उस पर स्टे लगा दिया जाता है कि थोड़ा सोचने का समय मिले कि इस पर क्या कदम आगे उठाना चाहिए। तो देखो, प्रेसिडेंट के साथ साथ ये पावर जो है गवर्नर जो होता है स्टेट का, उसके हाथ में भी होती है, लेकिन गवर्नर के पास कम होती है और गवर्नर के हाथ में जो पावर होती है वो वर्णित है आर्टिकल 161 में। दोनों ही चीज़ें याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट वर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। देखो, कन्फ्यूजन नहीं होना, ओरिजिनली 7 थे, ठीक है, लेकिन अभी जो है वो 6 हो गए हैं। ओरिजिनली 7 थे, तो देखो अभी कौन से हैं जो 6 हैं। एक तो है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये 6 तो अभी भी हैं। 7वां कौन सा था फिर? 7वां था जो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको अभी लीगल राइट बना दिया गया है, और पहले वो फंडामेंटल राइट था। तो ओरिजिनली 7 थे, अब 6 हो गए हैं, तो देख लीजिए। विच फंडामेंटल राइट आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर फॉरेन सिटीजन्स। जिनमें में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों के लिए प्रदान नहीं किया गया है। तो देखो, इनमें से जो नहीं किया गया है, वैसे तो हमारा देश जो है वो सबको समानता देता है जो सिटीजन्स हैं मेनली, लेकिन फॉरेन से जो लोग आ रहे हैं वो ना तो सिटीजन्स हैं और हमें बिल्कुल एकदम यकीन भी नहीं है कि वो अच्छे हैं या कैसे हैं। तो उस तरीके से सारे जो राइट्स हैं वो उनको अवेलेबल नहीं है। तो उनमें से कौन कौन से हैं जो नहीं है अवेलेबल, तो वो हैं ऑप्शन बी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि उनको ये अधिकार नहीं है कि वो कुछ भी ऐसे कुछ भी बोले, अपना एक्सप्रेस करें, ये अधिकार उनको नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लगाया है जो उनको अवेलेबल, जो सिटीजन्स को अवेलेबल है, सिर्फ फॉरेन्स को नहीं है। तो देखो, जो सिटीजन्स को यानी कि जो भारतीय नागरिकों को जो राइट अवेलेबल है उनमें आते हैं 5। एक तो है 15, एक है 16, एक है 19, एक 29 एंड 30। 5 जो राइट हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, फॉरेन्स को नहीं है। और जो दोनों को अवेलेबल हैं यानी कि सिटीजन्स को भी और फॉरेन्स को भी, वो है 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 32। ये सब जो है सिटीजन्स को भी हैं और फॉरेन्स को भी हैं। तो इनमें से मैं आपको कुछ कुछ बता देती हूँ। देखो, आर्टिकल 15 में ये बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कोई करता हुआ पाया गया तो उसके लिए सज़ा मिलेगी, यानी कि स्टेट ये अधिकार नहीं देता कि किसी व्यक्ति को आप डिस्क्रिमिनेट करें, तो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 में ये बात होती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आप लोगों को। आर्टिकल 19 में बात होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। 29 और 30 में हम बात करते हैं कल्चर और एजुकेशन के राइट की, जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। 14 में हम बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये जो चीज़ है जो आर्टिकल 14 में मेंशन है कि आप कानून की नज़र में समान है, ये तो सिटीजन्स और फॉरेन दोनों के अवेलेबल है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो है खतरे में ना आए, इसलिए 14 जो है वो दोनों को ही अवेलेबल है। 20 में बात होते हैं कि किसी भी ऑफेंस के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती और अपने ही खिलाफ आपको गवाह नहीं बनाया जा सकता, तो ये भी सिटीजन्स और फॉरेन दोनों को ही अवेलेबल है। ओके, 21 में तो आपको पता होगा राइट टू लाइफ। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिए हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के थे, अभी थोड़े
वन लाइनर के फॉर्म में हम देखेंगे। हु हैज़ टर्म कॉन्स्टिट्यूशन आज सेक्रेड डॉक्यूमेंट, तो किसने ये मेंशन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक पवित्र डॉक्यूमेंट है, तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्रेड डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो किसने ऐसा कहा था कि जो हमारा प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो स्टार्ट होता है बी द पीपल ऑफ इंडिया से, तो ये हॉरोस्कोप है हमारे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, तो ये कहा था के एम मुंशी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो किसको ये पावर मिली हुई है कि वो जो स्टेट की बाउंड्रीज होती हैं उनको ऑल्टर कर सकता है, तो ये पावर है पार्लियामेंट के हाथ में। आर्टिकल 3 में ये मेंशन है ये चीज़। नेक्स्ट है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट, तो पार्लियामेंट को ये अधिकार कहाँ से मिला कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। केशवानंद भारती केस से, कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी चेंज कर दो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। ये जो है प्रोविजन आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेटअप द डायरेक्टरी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल, तो सेंट्रल लेवल पे डायरेक्टरी सिस्टम किसने सेटअप किया, ये किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो देखो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्टरी सिस्टम प्रोविंस में आया था 1919 में, और इस सेंट्रल लेवल पे आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ओके, फंडामेंटल राइट जो प्रॉपर्टी का था, जो मैंने आपको बताया, उसको एबोलिश कर लिया गया। कैसे, तो उसको एबोलिश कर लिया गया था 1978 में बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी वर्णित है आर्टिकल 51 में। ओके, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसने प्रीएम्बल जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रस्तुत किया था, तो प्रपोज किया था ये जवाहरलाल नेहरू जी ने। कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के लिए, तो ये लगा था 2 years 11 months 18 days। बहुत जगह 17 days भी मेंशन है, तो आप जिस तरीके से ऑप्शन आए उस तरीके से कर लेना, लेकिन ओवरऑल 2 years 11 months एंड 18 days। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था, तो ये किया था 22 जुलाई 1947। कितने पार्ट्स, आर्टिकल और शेड्यूल ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए थे, तो ये थे 22 पार्ट, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। मिनिमम एज किसी कैंडिडेट की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन को लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए, 35 years। यदि कोई झगड़ा हो जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो किसके पास ये जाता है, तो ये जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। जॉइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा की जो कि होती है अंडर आर्टिकल 108, ये संपन्न की जाती है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, और चेयर की जाती है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। कितने दिन का टाइम पीरियड नोटिस देना चाहिए कि हम इम्पीचमेंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट का, तो ये होना चाहिए 14 days का नोटिस देना चाहिए। सरकारी कमीशन जो है सेटअप हुई थी रिव्यू करने के लिए किस किस के बीच रिलेशन, तो सेंटर और स्टेट के बीच। यदि ऐसा हो जाता है कि प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है और वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो जाती है, तो उस केस में टेम्परेरीली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बनेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको इलेक्ट कर लिया गया है थोड़े टाइम पीरियड के लिए, जब तक दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाता। कौन सा आर्टिकल ये मेंशन करता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है हाउस ऑफ पीपल में होने चाहिए पार्लियामेंट में, तो आर्टिकल 93 में ये बात है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। तो आर्टिकल 93 याद रखना, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, ऑप्शन ए। तो देखो शेड्यूल्स को याद करने की ये ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो इसमें 12 शेड्यूल हैं, जिसमें देखो टी से जो आता है वो टेरिटरीज, आप इसको याद कर सकते हैं कि टेरिटरीज के बारे में बात हो रही है। ई से जो होता है वो इनरोलमेंट्स की बात होती है, और ए से जो बात होता है वो होता है अफर्मेशंस का, कि कोई ओथ ले रहा है, कोई अफर्मेशन ले रहा है। आर जो है राज्यसभा की एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। शेड्यूल एरियाज़ की बात होती है शेड्यूल 5 में अदर्स की बात होती है शेड्यूल 6 में, एंड फेडरल लिस्ट की बात होती है शेड्यूल 7 में।
इस तरीके से शेड्यूल 8 यहाँ पे बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज की, जो कि यहाँ से हम बात करते हैं ओ से। एल जो है सर्टेन लॉज की बात करता है जो कि चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं। डी एंटी डिफेक्शन, पी पंचायत एंड एम म्यूनिसिपैलिटीज। इस तरीके से शेड्यूल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म हैज़ प्रोवाइडेड द राइट टू वोटिंग ऑफ फीमेल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उनमें से किस सुधार ने पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? तो ये किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने, जो कि आया था 1919 में। प्रेसिडेंट ब्रिंग ऑर्डिनेंस अंडर विच आर्टिकल। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश लाते हैं? तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस बुलाते हैं प्रेसिडेंट। गवर्नर के हाथ में भी ये पावर होती है, जो होती है आर्टिकल 213 में। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इन द इंडियन पार्लियामेंट। तो भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्त किया जाता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। एस्टेब्लिश हुई थी ये कमेटी 1921 में। मेंबर्स में 22 होते हैं, 1 साल का टर्म ऑफ ऑफिस होता है। और क्यों ये नियुक्त की जाती है कमेटी? ताकि एग्जामाइन की जाए तो जो कि एनुअल ऑडिट रिपोर्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, यानी कि कैग की। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एक्यूज्ड रिगार्डिंग कन्विक्शन फ्रॉम डबल वार एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्त को दोहरे दंड और आत्म दोषारोपण से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? तो ये है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 ये कहता है कि आपको एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। फॉर एग्जांपल आपने किसी का मर्डर कर दिया तो जो सज़ा आपको उसके लिए मिलेगी आपको दोबारा नहीं मिल सकती है। और इसके अलावा आपको खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। जैसे एग्जांपल आप कोर्ट में खड़े हैं तो वहाँ पे कोर्ट में आपको ज़बरदस्ती कबूल नहीं करवाया जा सकता कि आपने ही गुनाह किया है, तो आपको अपने खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है। विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। तो आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी। तो देखिए जो इमरजेंसी लगा रहे हैं वो भी व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए लगा रहे हैं, तो उसमें भी यदि राइट टू लाइफ उनका हनन होता है तो फिर किस प्रकार की इमरजेंसी है? तो ऑप्शन डी। इमरजेंसी प्रोविज़न जो मेंशन है वो है पार्ट 18 में। तो देखो आजकल एग्जाम में पार्ट भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा पार्ट किससे मेंशन करता है, क्योंकि अब आर्टिकल्स वगैरह इसके अलावा पार्ट भी आने लग गए हैं। तो नेशनल इमरजेंसी जो मेंशन है वो है आर्टिकल 352 में। स्टेट इमरजेंसी 356 में। आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। और राइट टू लाइफ आता है 20 एंड पर्सनल लायबिलिटी आती है 21 में। ये सस्पेंड नहीं हो सकते हैं इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग रिट इज एन बेकनिंग कॉल। उनमें से कौन सी रिट जागृति की पुकार है? तो ये है ऑप्शन ई मैंडेमस। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट हमको मिलते हैं कि यदि वो वियोलेट हो रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपनी रिट जारी कर सकते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वियोलेट हुआ है। तो देखिए यदि आपका कुछ डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है, कुछ लाइसेंस बनवाना है, लेकिन जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं जो बना रहे हैं उसको, वो टाइम पे नहीं बना रहे हैं आपका, तो उनकी वजह से आपका तो फंडामेंटल राइट वियोलेट हो रहा है ना कि वो नहीं बना के दे रहे हैं। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पब्लिक ऑफिशियल्स को डांटता है, कहता है कि तुम इसका काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो एक वेकनिंग कॉल है मैंडेमस उन लोगों के लिए, पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए जो अपना काम समय पर नहीं कर रहे हैं। तो मैंडेमस जो है कमांड है, कोर्ट के द्वारा इश्यू की जाती है पब्लिक ऑफिशियल्स से कहने के लिए कि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए। 5 तरह के रिट हैं तो 5 को मैं समझा देती हूँ। हैबियस कॉर्पस में जिस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वियोलेट हुआ है या तो वो या फिर उसके संदर्भ में कोई और व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट में जा सकता, किसी भी नहीं हाई कोर्ट में जा सकता है और रिट जारी कर सकता है। मैंडेमस में मैंने आपको बता ही दिया, पब्लिक ऑफिशियल्स को डांटते हैं सुप्रीम कोर्ट। प्रोहिबिशन में क्या होता है, जो कोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट वो निचली वाली कोर्ट को कहती है कि ये जो केसेस हैं ये आपके ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, और फिर भी वो उस पर फैसला सुना रहे हैं तो वो उसको मना करते हैं। सर्टेटरी में क्या होता है, कुछ केस जो है वो ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट अपने पास कर लेती है ऊपर वाली कोर्ट निचली वाली कोर्ट से, कि उस पर भले ही उनका अधिकार है दूसरी वाली कोर्ट का, लेकिन फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी पर्टिकुलर केसेस को वो अपने अधीन कर सकते हैं। कोई वारंटों में यदि कोई व्यक्ति इलीगली किसी ऑफिस में घुस गया है तो उससे सुप्रीम कोर्ट पूछते हैं कि किस अथॉरिटी से आप घुसे हैं। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट वियोलेट होने पर रिट जारी कर सकती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार 32 में वर्णित है। हाई कोर्ट 226 में ही वर्णित है फंडामेंटल राइट के वियोलेट होने पर कि वो रिट जारी कर सकते हैं। ओके,
वाई विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू, एंड वीडियो अगर अच्छी लग रही है एंड एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट, इनमें से किस मामले में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त हुआ है? तो मैंने आपको बताया केशवानंद भारती केस में कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज मत कीजिए, बाकी भले ही कुछ चेंज कीजिए आप लोग। Which article of the Constitution protect the right of minority to establish and administer educational institution of their choice? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार की रक्षा देता है? तो ये है आर्टिकल 30। तो संरक्षण कीजिए आप अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का आर्टिकल 30 के अंतर्गत। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा। आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 26 में फ्रीडम है आपको कि अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का, आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन जो इंटरेस्ट है माइनॉरिटीज़ की उनको प्रोटेक्शन करना है, 30 में जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सेटअप कर सकते हैं माइनॉरिटीज़। ओके, तो देखिए जिस तरीके से जी का सेक्शन आता है एग्ज़ाम में उसी तरीके से इंग्लिश का भी सेक्शन आता है। तो बहुत दिन से मेरा मन है कि एक वीडियो मैं इंग्लिश का बनाऊं जिसमें हम बहुत सारे वोकैब कवर करें, जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं जिस तरीके से आपको दे दिया जाएगा पर्टिकुलर वर्ड या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर एंटोनियम सिनोनियम, तो सब कुछ एक वीडियो में मैं कवर करूं। तो यदि आप चाहते हैं ऐसा कि इंग्लिश का एक सेक्शन का मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट कीजिए आप लोग, और जितनी मेजॉरिटी रहेगी फिर उस तरीके से जो है वीडियो का सोचा जाएगा कि मैं बनाऊँ या नहीं। यदि आप लोग चाहते हैं इंग्लिश का एक वीडियो मैं लेके आऊँ जिसमें हम बहुत सारे वोकैब कवर करें तो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से किसे भारत के संविधान के तहत राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार है? तो ये अधिकार पार्लियामेंट के पास है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एम्पावर हैं कि किसी भी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हैं, और ये वर्णित है आर्टिकल 3 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम, सरकार के संसदीय स्वरूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये आया है यूनाइटेड किंगडम से, वहाँ पे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, या फिर कहें तो ब्रिटेन से। राइट टू सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर, तो सेफ और क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। तो राइट टू लाइफ में तो आता है कि ज़िंदगी को जीने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता है कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो सब आर्टिकल 21 में आती हैं। तो आर्टिकल 21, यदि सेंटर और स्टेट के पास स्टेट में झगड़ा हो जाता है तो किसके पास ये पावर है कि उसके झगड़े को सुलझाएं? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। कितनी टाइप की इमरजेंसी है कॉन्स्टिट्यूशन में? 3 टाइप की। विच इज़ द फर्स्ट एवर स्टेट कॉन्स्टिट्यूट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये था आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गया जो कि क्रिएट हुआ था लिंग्विस्टिक बेसिस पे। उसमें सेपरेट कर दिया गया था तेलुगु जो लोग बोलते हैं और मद्रास में जो एरिया है वहाँ पे जो लोग बोलते हैं। फंडामेंटल राइट, तो ये है फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी, एमरजेंसी के दौरान भी फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। बाकी सब फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड हो जाते हैं जब एमरजेंसी लगी होती है। इनफैक्ट जो राइट टू स्पीड ऑफ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है वो भी सस्पेंड हो जाता है कभी कभी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान का दर्शन नहीं है? तो ये है ऑप्शन डी कम्युनिस्ट स्टेट। ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि कम्युनिस्ट स्टेट हो, बाकी सब पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए, सोशलिस्ट स्टेट होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, ये सब हम चाह रहे हैं, लेकिन ये फिलोसफी नहीं है। हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस हैज बीन इनरिस्ट इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों को प्रतिस्थापित किया गया है? तो 3 तरह के न्याय हैं। प्रियम्बल में बात होती है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ये है ऑप्शन बी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है हमारी, तो ऑप्शन बी इसमें सही है। बाकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है, फेडरल गवर्नमेंट भी है, पार्लियामेंट्री भी है, लेकिन प्रेसिडेंशियल नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान की किस सूची में सूचीबद्ध है? तो ये है ऑप्शन सी कनकरेंट लिस्ट में। 7th शेड्यूल में आता है।
विच ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो ये है ऑप्शन ए, इंग्लिश नहीं है, और बाकी सब हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तो 14 लैंग्वेज थी पहले इसमें, लेकिन अब 22 हो गई हैं, और जिसमें से इंग्लिश नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेटअप डायरेक्टरी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने डायरेक्टरी सिस्टम जो है वो सेटअप किया था, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था डायरेक्टरी का सिस्टम पहली बार, याद रखना। विच ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये था ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1813। तो देखो, चार्टर एक्ट 1813 से ऐसा हुआ कि जो कंपनी की मोनोपोली बनी हुई थी ट्रेड करने की, वो कंपनी ने जो ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट थी उन्होंने समाप्त कर दी, और कुछ कुछ चीज़ों में ही सिर्फ अभी ट्रेड पे मोनोपोली रह गई थी, जैसे कि मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी, ये अभी भी कर सकते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन बाकी सभी में जो मोनोपोली थी कि उनका एक अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया। 1833 में तो ये भी और समाप्त कर देगा कम्प्लीटली। 1813 में शुरुआत हुई थी, ये याद रखना, कन्फ्यूजन का कोई भी विषय नहीं होना चाहिए आप लोगों का। एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विद। 1909 का अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है 1909 में ही ऐसा हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो ये कहा था इन्होंने बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी कमेटी किससे संबंध रखती है? तो इलेक्टोरल रिफॉर्म से। हु हैज़ बीन ऑथराइज्ड टू कंस्टिट्यूएंट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंस पोजीशन ऑफ पंचायत। तो कौन ये ऑथराइज्ड है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट कर सकता है फाइनेंस कमीशन को रिव्यू करने के लिए कि पंचायत की फाइनेंस पोजीशन क्या है? तो गवर्नर ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन सी थी जिसने रिकमेंड किया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसली रिकॉग्नाइज होने चाहिए? तो ये थी LM सिंघवी कमेटी कि संविधान में इसको दर्जा मिलना चाहिए। बाकी पहले जो आई थी अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, इन्होंने 2 टायर 3 टायर ऐसे बोला था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसली ये रिकॉग्नाइज होने चाहिए, ऐसी बात हुई थी LM सिंघवी कमेटी में। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। तो कौन से एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको ये पावर मिल गई कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं? तो ये पावर मिली थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में वो कहाँ से आया है? तो USA से। कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट, किसके पास अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपने ओपिनियन सीख कर सकते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ पे? तो ये है प्रेसिडेंट के पास कि वो किसी भी क्वेश्चन के आधार पे या फिर उनको लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस ले सकते हैं, तो ये प्रेसिडेंट के पास से अधिकार है। 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची किससे संबंधित है? जैसा कि मैंने आपको बताया, एलोकेशन ऑफ सीट फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा। इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है वो है डी, आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड की बात करता है, बिल्कुल सही। आर्टिकल 14 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करता है, बिल्कुल सही। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 48 में नहीं बात होती है सेपरेशन की, बल्कि आर्टिकल 48 तो कहता है ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 15(1) की प्रमोशन करना है पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो ये हुई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे अब जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, इन सब के द्वारा चुने जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टू होम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रिजाइनेशन। तो भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किससे संबोधित करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को यदि रिजाइनेशन देना है तो ये करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रेफर टू द। यदि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोई विवाद है तो इसे कहाँ पे रेफर किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा होता है, यदि प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कुछ डिस्प्यूट आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएंगे।
आर्टिकल 71 में ये बात मेंशन है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकता है कुछ चीज़ों के ऊपर। तो ये वर्णित है आर्टिकल 143 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उनमें से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो ये है ऑप्शन ए, वाइस प्रेसिडेंट को नहीं किया जाता है। बाकी एक होता है ना कि एक मोहर से लगती है प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ये अपॉइंट नहीं होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये जिस तरीके से इलेक्शन का प्रोसीजर होता है प्रेसिडेंट का, उस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का भी होता है। आर्टिकल 66 में ये बात मेंशन है। हु कैन रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। तो ये हटा सकता है प्रेसिडेंट। इंडियन लेजिस्लेचर जो है पहली बार बाइकैमरल हुआ कौन से किस एक्ट से। तो ये एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। Who among the following person was not a member of कैबिनेट मिशन। तो उनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो ये था ऑप्शन ए, विलियम वुड। फर्स्ट डे सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाई। तो फर्स्ट डे जो सेशन हो रहा था वो चेयर किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। टेम्पररी चेयर किया था इन्होंने, कंफ्यूज नहीं होना, जो कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इलेक्ट कर दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ परमानेंट चेयरमैन 11 दिसंबर को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो नेम था वो प्रपोज किया गया था जीवी कृपलानी के द्वारा। हाउ मेनी सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित हुए थे। तो 12 हुए थे कुल मिलाकर। तो 11 भी बोला जाता है लेकिन ओवरऑल 12 थे। Who among the following was the chairman of the Union Constituent Committee of the Constituent Assembly। जिनमें से कौन संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था। तो ये था ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे कुछ कमेटी हैं उनके चेयरमैन हैं, जैसे कि कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीडर के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग के थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंस कमेटी के थे सरदार पटेल। एडवाइजरी कमेटी जो फंडामेंटल राइट पे थी, माइनॉरिटीज़ पे थी, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज पे थी, इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके अंदर 2 सब कमेटी थी, जिसमें फंडामेंटल राइट सब कमेटी के थे जीवी कृपलानी और माइनॉरिटी सब कमेटी के थे एच.सी. मुखर्जी, याद रखना। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे जीवी कृपलानी। कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। पब्लिक अकाउंट कमेटी को कौन अपॉइंट करता है। तो मैंने आपको बताया, लोकसभा के स्पीकर। स्पेशल प्रोविजन जो कि आर्टिकल 371G में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, कौन से स्टेट की बात करता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे स्पेशल प्रोविजन लगता है, तो उसमें से 371 से लेके 371G तक बात होती है कि जो भी स्टेट हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है। तो 371G में बात करते हैं मिजोरम के स्पेशल प्रोविजन की। ओके, इसके अलावा 371 बात करता है महाराष्ट्र और गुजरात की। 371A बात करता है नागालैंड। 371B स्टेट ऑफ असम के स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। 371C स्टेट ऑफ मणिपुर के बात करता है। 371D आंध्र प्रदेश के स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। 371F स्टेट ऑफ सिक्किम की बात करता है। 371H अरुणाचल प्रदेश, I गोवा एंड J कर्नाटका। ओके, फर्स्ट लेडी टू बिकम गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो ये थी सरोजनी नायडू, जो बनी थी फर्स्ट लेडी गवर्नर, और ये बनी थी यूपी की गवर्नर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट वांट टू रिजाइन, ही विल गिव हिज रिजाइनेशन टू। तो ये अपना जो त्याग पत्र है वो देंगे डिप्टी स्पीकर को। आर्टिकल 179 में बात है कि स्पीकर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, यदि वो रिजाइन करना चाहते हैं तो वो अपना रिजाइनेशन देंगे डिप्टी स्पीकर को। सैलरी और अलाउंस जो है जज ऑफ हाई कोर्ट की, वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टैक्स आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर और स्टेट। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 270। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन और कमेटी इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेटअप इन इंडिया। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो सेटअप हुई थी सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे, ताकि जो स्टेट और सेंटर के जो इश्यूज़ हैं उन पे बात की जाए।
हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर टू एस्टेब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल, तो कौन इनमें से ये इसको अधिकार है कि वो एस्टेब्लिश कर सकता है इंटर स्टेट काउंसिल, तो ये अधिकार है प्रेसिडेंट के पास। हु प्रेसिडेंट ओवर द मीटिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर। लोकपाल और लोक आयुक्ता जो है इंडिया में, ये एस्टेब्लिशमेंट इसका रिकमेंडेशन किसके द्वारा किया गया था, तो ये था ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इंडिया के अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन, तो इनमें से कौन सा चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है, तो ये है ऑप्शन ए, टू इशू नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, ये चुनाव आयोग नहीं करता है। बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्शन सिंबल, सेटल करना है वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन, कंडक्ट करना है इलेक्शन को पीसफुली, ये सब इलेक्शन कमीशन करता है। लेकिन इशू जो नोटिफिकेशन करना है इलेक्शन कमीशन का, ये नहीं है, बल्कि ये लोकसभा राज्यसभा के द्वारा इशू किए जाते हैं। डिसीजन टू डिस्क्वालीफाई द पर्सन डिक्लेयर कन्विक्ट बाय द कोर्ट टू कंटेस्ट द इलेक्शन हैज़ बीन मेड बाय, न्यायालय द्वारा दोषी घोषित व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, तो ये है ऑप्शन डी, पार्लियामेंट के द्वारा। किसी को डिक्लेयर करना है कन्विक्ट और डिस्क्वालीफाई करना है तो पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द 61st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 61st जो अमेंडमेंट हुई थी वो बात करता है लोअरिंग करना है वोटर्स की एज को। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन इज नॉट कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन, तो किसके जो चुनाव हैं वो चुनाव आयोग द्वारा नहीं कराए जाते हैं, तो ये है लोकल बॉडीज़ के नहीं कराए जाते हैं। बाकी लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट ये सब इलेक्शन कमीशन कराता है। तो 234K और 243ZA इलेक्शन जो पंचायत के हैं, म्यूनिसिपैलिटी हैं, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। फंक्शन जो है असाइन हुए हैं पंचायत को 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, किस में मेंशन है, कौन से शेड्यूल में, तो ये मेंशन है ऑप्शन 11th शेड्यूल में। अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर इन स्टेट इज मेड एज पर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है ये बात करता है आर्टिकल 155 में। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो इनमें से कौन सा मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये है फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट करना है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट, ये मैंने आपको बता दिया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया था यूएसए से, और ये मैंने आपको बता दिया है। कौन सा जो इनमें से है वो स्टेट लिस्ट में है, तो ये है ऑप्शन ए, रेलवे पुलिस जो है स्टेट लिस्ट में है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, रेलवे जो है यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन जो रेलवे पुलिस है वो जो है स्टेट लिस्ट का है, ठीक है, याद रखना, रेलवे पुलिस जो है स्टेट का है और रेलवे जो है यूनियन लिस्ट का है। इसके अलावा कॉर्पोरेशन टैक्स सेंस जो है यूनियन लिस्ट में आते हैं और इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो है कंकरेंट लिस्ट में आती है। प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अप्लाई टू विच स्टेट, तो ये है डी, मणिपुर। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट है, ना कि मणिपुर। वेलफेयर स्टेट का क्या एम है, तो ये एम है मैनेजमेंट करना है वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस का। यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, तो प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं, किसी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करके। ए ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू, तो ये फ्रीडम है जो कि ट्रेड एंड प्रोफेशन का, ये इसमें क्लेम नहीं कर सकते हैं। बाकी इक्वलिटी बिफोर लॉ ये सब इसमें मेंशन है, लेकिन ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज़ नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। वैसे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है फॉरेन सिटीजन्स को अवेलेबल, बाकी सब हैं। भारत के संविधान द्वारा निम्न में से कौन सा अधिकारी गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो ये है ऑप्शन ए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है। प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल, तो ये है ऑप्शन सी, आर्टिकल 15 का 4 एंड 16 का 4। 15 का 4 आर्टिकल ये एम्पावर करता है स्टेट को कि स्पेशल प्रोविजन बनाने हैं जो कि एडवांसमेंट करते हैं सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड जो भी क्लासेज हैं उनके लिए। और आर्टिकल 16(4) ये बात करता है कि प्रोविज़न जो है रिजर्वेशन का उसको करना है यदि जो बैकवर्ड क्लास सिटीजन्स के फेवर में कोई पोस्ट है यदि, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो ये है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है आर्टिकल 39D में मेंशन है, जो कि पार्ट 4 का हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है।
पंचायती राज सिस्टम इंडिया में किसके अंतर्गत रखी गई थी? तो ये रखी गई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत, जो कि स्टेट को दिशा निर्देश देते हैं। आर्टिकल 40 में ये बात है और स्टेट के दिशा निर्देश की तरह काम करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो ये है ऑप्शन डी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये तो फंडामेंटल राइट है। बाकी राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है लीगल राइट बन गया था अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत ये लीगल राइट भी बना दिया गया था। 39D में बात होती है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। 39A में बात होती है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की। द वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज टू बी फिल्ड विद इन। राष्ट्रपति के रिक्त पद के भीतर कितने दिनों में भर दिया जाना चाहिए? तो 6 महीनों के अंतर्गत प्रेसिडेंट का वैकेंट पोस्ट भर दिया जाना चाहिए। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट पे ये भंग कर सकते हैं। आर्टिकल 85 का सेकंड का बी, प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व कर सकते हैं हाउस ऑफ पीपल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, जो कि आर्टिकल 74(1) में मेंशन है। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ऑफिशियल लीगल एडवाइजर टू स्टेट गवर्नमेंट कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल, एक मिनट, एडवोकेट जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? तो ये होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिजॉल्व कर सकता है डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के अंतर्गत। ये किसके ज्यूरिडिक्शन में फॉल होता है? तो ये ऑप्शन भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की सुप्रीम कोर्ट के पास ही ओरिजिनली अधिकार है। प्रोसीडर जो इम्पीचमेंट का होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडर है, क्योंकि वो उसमें कोर्ट जैसी शक्तियाँ आ जाती हैं कि फैसला सुना रहे हैं, जबकि वो जुडिशियल नहीं है लेकिन क्वासी जुडिशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोर्ट जैसी शक्तियाँ आ जाती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन सी, आयरलैंड से। यदि मनी बिल लोकसभा में एक्सेप्ट हो जाता है, राज्यसभा में कितने दिन तक वो होल्ड कर सकते हैं उसको? तो ये कर सकते हैं 14 डेज तक। उसके बाद अगर राज्यसभा उसको पास ना करे तो भी मनी बिल पास हुआ मान लिया जाता है। जॉइंट सिटिंग लोकसभा राज्यसभा की कौन प्रेसाइड करता है? तो प्रेसाइड की जाती है स्पीकर के द्वारा, लेकिन बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन डिसाइड करता है कि मनी बिल है या नहीं? तो ये करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। लार्जेस्ट कमेटी इंडियन पार्लियामेंट की कौन सी है? तो ये है ऑप्शन ए, बी, एस्टीमेट कमेटी। पार्लियामेंट कमेटी, इनमें से किस पार्लियामेंट कमेटी का गठन नहीं किया गया है? तो वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ की कमेटी का गठन नहीं किया गया है अभी तक। अंडर विच एक्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है एट्रोसिटी रिमूवल लॉ जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ था? तो ये हुआ था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी रिमूवल लॉ इम्प्लीमेंट हुआ था 1989 में। भारतीय संविधान की संरक्षता किस में निहित है? तो गार्डियनशिप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्टेड इन। तो ये बेस्ड है सुप्रीम कोर्ट में कि वो सही और गलत का फैसला लेते हैं। हु हैज़ द राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ये रिपीट हो गया, इसको मैं नहीं बताऊंगी फिर से। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंट बाई गवर्नर ऑफ द स्टेट? तो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं गवर्नर के द्वारा, ये वर्णित है आर्टिकल 164 में। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर बताना है आप सब लोगों को कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ ही वीडियो हमारे समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।